इनकी उम्र 14 साल की, 12 साल की, 11 साल की, 10 साल की, ऐसी उम्र के बच्चे जेल में बंद हैं। होना चाहिए स्कूल में, लेकिन हैं जेल में। ये जो अमेरिका की स्थिति है, ये कनाडा की भी है, यही स्थिति ब्रिटेन की है, यही फ्रांस की है, यही जर्मनी की है, यही स्वीडन की है, यही स्विट्जरलैंड की है। इन सभी देशों में, जो ठंडे देश माने जाते हैं, बच्चे सबसे ज्यादा बिगड़े हुए। आपको सुनकर हैरानी होगी, अमेरिका, यूरोप के देशों में सबसे ज्यादा जो अपराध हो रहे हैं, उनमें लगभग 65 से 70% अपराध बच्चे कर रहे हैं। वो चाहे बलात्कार के हों, चाहे छेड़खानी के हों, या गोली मारने के हों, या लूटमारी के हों, बच्चे कर रहे हैं। बच्चे जिनको हम 14 साल तक की उम्र का मानते हैं, वो कर रहे हैं। परिणाम क्या है? बिगड़े हुए कफ के प्रभाव में है वो सब बच्चे। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल आयुर्वेदिक सीक्रेट्स ऑफ हेल्थ में। बिगड़े हुए कफ के प्रभाव में जो भी रहेगा, हिंसा ही करेगा, अहिंसक हो नहीं सकता। कफ जैसे ही बिगड़ता है तो हर तरह के नेगेटिव विचार और बुरे विचार शरीर में आएंगे। अब वो शरीर की एक स्वाभाविक क्रिया है, इसको रोकना है तो क्या करें? इसको रोकना है तो कफ कम करो, बिगड़ने मत दो। और कफ बिगड़े नहीं तो भागवत जी कहते हैं इसकी सबसे अच्छी अचूक दवा है भरपूर नींद लेना। मुफ्त का इलाज है। बिगड़े हुए कफ को सुधारना है, कंट्रोल में। ये बड़ों के लिए भी मैं कह रहा हूं, क्योंकि आगे आपको भी समझ में आएगा कि आपके शरीर में भी अगर कफ की स्थिति बिगड़ रही है तो भरपूर नींद लेना शुरू करिए, कफ अपने आप आपका कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि शरीर ही कर लेता है ये सब। बस ध्यान दीजिए। इसका मतलब यह है कि बच्चों को चिड़चिड़ेपन से बचाना, गुस्से से बचाना, नेगेटिविटी से बचाना, गलत रास्ते पे ना चले जाएं। अब गलत रास्ता आप सब समझते हैं, जैसे हमारे प्रदीप भाई कह रहे थे कि आजकल बच्चे भाग रहे हैं घर छोड़कर बॉयफ्रेंड के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ। ये बिगड़े हुए कफ की अवस्था है। क्योंकि मैं तो ट्रीटमेंट भी करता हूं होम्योपैथी में। ऐसे बहुत सारे लड़के लड़कियां इलाज के लिए मेरे पास आते हैं जो घर छोड़कर भागे हुए। क्यों भाग गए जी? पिताजी अच्छे नहीं लगते, माताजी अच्छी नहीं लगती। जिन माता पिता ने पैदा किया वो ही अच्छे नहीं लगते। कफ इतना खतरनाक है, आप जरा समझिए इस बात को। जो माता पिता ने जीवन के सारे कष्ट झेलकर उनको बड़ा कर दिया 14 साल का। क्योंकि मैं आपको एक विनम्र बात कहना चाहता हूं, मेरा ऑब्जर्वेशन है, दुनिया में बच्चों को बड़ा करना सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम मानता हूं। धीरू भाई अंबानी होना सबसे आसान काम है। हां, आपके पास कुछ पैसा नहीं है, 10,000 करोड़ बनाना, 20,000 करोड़, 1 लाख करोड़ बनाना सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम है। लेकिन एक बच्चे को बड़ा कर देना या 2 बच्चे को बड़ा कर देना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आप फैक्ट्री चला सकते हैं, 1 चला सकते हैं, 10 चला सकते हैं, 20, बहुत आसान है आपके लिए, क्योंकि उसको मैनेज करने के लिए बहुत मैनेजर आपको मिल जाएंगे, विशेषज्ञ मिल जाएंगे। लेकिन बच्चे को बड़ा करने के लिए मैनेजर किराए पे नहीं मिलता। मिलता है तो वो बच्चों को बड़ा नहीं कर सकता। दुनिया में एक्सपेरिमेंट हुए हैं, परिवार के बाहर बच्चों को बड़ा करने के सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट यूरोप में हुए हैं। कॉन्वेंट है ना, कॉन्वेंट, ये बच्चों को बड़ा करने के ही केंद्र हैं। ऐसे बच्चों को जो परिवार से बिछड़े हैं, छूटे हुए, लावारिस बच्चे। कॉन्वेंट स्कूल सब फेल हो गए अमेरिका और यूरोप में। वो बच्चों को सिखा नहीं पाए जो सिखाना चाहिए। और ज्यादा कॉन्वेंट के बच्चे ही वहां मर्डर कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, जेब काट रहे हैं। तो बच्चे को बड़ा करना मैं मानता हूं दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। और आप जो भी अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, आप समझ लीजिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम आप कर रहे हैं। तो इसमें छोटी सी बात याद रखिए कि ये बच्चे ठीक से बड़े हों, कफ का बिगाड़ इनको कहीं गलत रास्ते पर ना ले जाए। तो इसके लिए बहुत सरल उपाय है कि नींद उनको भरपूर लेने दीजिए। कई बार आप ऐसा मत करिए, बच्चों को कई बार ऐसा लगता है झपकी आ रही है, तो आप जबरदस्ती पढ़ने को मत बिठाइए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेज कुर्सी पे बैठते ही ऊँघने लगते हैं, तो उनसे कहिए कि देखो किताब बंद कर दो और जाके सो जाओ। वो 20-25 मिनट सो के आएंगे, पहले से ज्यादा फ्रेश होंगे, क्योंकि सो के उठते ही कफ का असर कम हो जाएगा। और कफ के असर में पढ़ाई नहीं होती, ये और बात एक ध्यान दीजिए। कफ के असर में पढ़ाई नहीं हो सकती। पढ़ाई अच्छी करनी है तो पित्त के असर में ही होती है। पित्त बढ़ना चाहिए, कफ कम होना चाहिए, तभी पढ़ाई अच्छी होगी।
तो जब तक कफ बिगड़ा हुआ है असर उसका भयंकर दुष्प्रभावी है। पढ़ने के लिए मत बोलिए उनको, कहिए सो जाओ। कफ बिगड़ा हुआ हो तो सबसे अच्छा उपाय है कहो सो जाओ। तो 20 मिनट सोएंगे, आधा घंटे, 1 घंटे या 2 घंटे सो जाएं, फिर कहो अब उठने दो, अपने आप से उठने दो। अब अपने आप से जब उठे तब उनका कफ पूरी तरह से शांत होगा, फिर जो भी पढ़ेंगे मगज में बैठेगा, दिमाग में बैठे। और एक छोटी सी बात, आप सवेरे सवेरे स्कूल जाने के लिए जो मार मार के उठाते हैं अपने बच्चों को, आप बहुत बड़ा अत्याचार कर रहे हो, बहुत बड़ा अत्याचार कर रहे हो। कारण क्या है वो समझ लीजिए, समझ लीजिए। वो ये मैं ये कह रहा हूं कि आप करें जरूरी नहीं है, लेकिन समझ जरूर लीजिए ताकि आपको करते समय ध्यान में रहे कि मैं ठीक कर रहा हूं या गलत। बच्चों को मार मार के सवेरे जब आप उठाते हैं तो बहुत बड़ा अत्याचार उनके ऊपर होता है। वो क्या होता है, सुबह का समय कफ का समय है, दिन के हिसाब से सुबह का समय कफ का समय है। उस समय उनको सबसे गहरी नींद आएगी, वो प्रकृति का नियम है। और उसी समय मार पीट के आप उनको उठा के बाथरूम में करते, चल जल्दी से नहा, बस आ गई है, ऑटो रिक्शा आ गया है। अरे ये बस और ऑटो रिक्शा क्या करेंगे उसकी जिंदगी को, मैंने ही क्या कर लिया इतना सब पढ़ने के बाद। क्योंकि जो कुछ मैंने पढ़ा है वो मेरी जिंदगी के कभी काम नहीं आया। काम तो वो आ रहा है जो मैंने स्कूल में नहीं पढ़ा, कॉलेज में नहीं पढ़ा। स्कूल कॉलेज में मैंने बहुत पढ़ा, x+y² = x² + 2xy + y², और पता नहीं कितनी कॉपियां रंग डाली, आज तक मेरी जिंदगी में काम नहीं आया x+y²। अब मेरे गणित के टीचर को मैं पूछता हूं क्यों पढ़ाया मास्टर जी आपने मुझे, तो कहते क्या करूं यार, काम तो मेरे भी नहीं आया, मुझको किसी ने पढ़ाया तो मैंने तुमको पढ़ाया। ये भेड़िया धसान है। मैं आपको विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहता हूं, कितने भी अच्छे स्कूल में आप बच्चों को पढ़ाइए, उनकी जिंदगी का 90 से 95% बेकार ही जाने वाला है। अब उसके लिए आप उनको मार पीट के उठा रहे हैं जो कभी काम नहीं आएगा जिंदगी में। तो आप ये अत्याचार मत करिए। फिर आप कहेंगे जी स्कूल तो सुबह ही चलते हैं, तो स्कूल वालों को मिलकर समझाइए कि बच्चों के स्कूल का समय दोपहर को रखें। अब आप बोलेंगे जी वो कैसे समझेंगे, ऐसे समझेंगे, बच्चे तो आपके पढ़ रहे हैं ना, ये स्कूल के मास्टर जी के पढ़ रहे हैं, बच्चे आपके पढ़ रहे हैं, फीस आप दे रहे हैं। आप मिलकर कहेंगे तो स्कूल वालों को झक मार के सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि स्कूल तो आपसे चल रहा है, आप स्कूल से नहीं चल रहे, स्कूल आपसे चल रहा है। आप लाखों रुपए उनको डोनेशन दे रहे हैं, करोड़ों रुपए फीस दे रहे हैं, तो उनको कहिए छोटे बच्चों के स्कूल कभी भी सवेरे नहीं होने चाहिए। 7 बजे से स्कूल चल रहा है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। उनका स्कूल 11 बजे से 12 बजे से होना चाहिए। आप प्रयास करिए, सफलता मिले तो बहुत अच्छा, नहीं मिले तो अपना अलग स्कूल ही खड़ा कर दीजिए। हाँ, क्या मुश्किल है आप जैसे लोगों के लिए। आप सब यहां बैठे हुए लोग हैं, कोई करोड़पति से कम नहीं है, क्या मुश्किल है। एक स्कूल ऐसा शुरू कर दो जो बच्चों को सुबह नहीं पढ़ाएगा जी। हम आयुर्वेद के हिसाब से चलेंगे, हम बागवट के हिसाब से चलेंगे, हमारा बच्चों का स्कूल दोपहर को ही शुरू होगा। तो आप कोशिश करिए, कोशिश करने से दुनिया में सब कुछ होता है। जब से मैंने ये बातें मेरे मित्रों से शेयर की, हमारे कार्यकर्ता बहुत हैं देश भर में, करीब 18,000, उनसे जब शेयर की तो उन्होंने कई कई जगह प्रयास किए, कुछ में सफलता भी मिली। स्कूल वाले मान गए, समझ गए, बागवट के सूत्र उनको समझाए तो वो मान गए। हाँ, बच्चों को, क्योंकि स्कूल में पढ़ाने वाली भी टीचर है या टीचर है, उसके भी अपने बच्चे हैं, वो भी देख रही है, महसूस कर रही है कि सुबह तो सोने का ही उनका मन करता है, तो सुबह तो सोने के लिए ही है उनके लिए, क्योंकि सुबह कफ का असर होता है और बच्चे तो कफ के ही प्रभाव में हैं, तो डबल असर होगा। इसलिए सुबह उनको नींद अच्छी आएगी। सुबह नींद अच्छी आएगी तो उनको झकझोर के जगाइए मत। अब सुबह की नींद उनकी ठीक से आए, इसके लिए वो रात को जल्दी सोए, तो 8 बजे तक सोने के लिए नियम डाल दीजिए। 8 बजे के बाद आपके घर का टीवी बंद हो जाए तो वो भी नहीं देखेंगे, आप देखेंगे तो वो भी देखेंगे। बच्चे तो जो आप करते हैं वैसे ही सीख लेते हैं। तो आप 8 बजे के बाद टीवी को बंद करने का नियम डाल दीजिए। बच्चों में आदत पड़ गई नींद आने की 8 बजे, तो वो सोएंगे, भरपूर नींद लेंगे, सुबह 6 बजे तक उठेंगे, बहुत अच्छे से उठेंगे। फिर आप चाहें तो उनसे कोई भी काम करवा सकते हैं। उनके मन में न चिड़चिड़ापन होगा, न गुस्सा होगा, न कोई नेगेटिव थॉट होगा, क्योंकि नींद जीवन में उतनी ही बड़ी चीज है जितना भोजन।
तो भरपूर नींद लीजिए या लेने दीजिए, क्योंकि वो कफ के असर में है। तो बच्चों की दिनचर्या में आप ये ध्यान रखिए कि 8 से 10 घंटे सोना कंपलसरी, एक बात। दूसरा, बच्चे कफ के प्रभाव में हैं, ये मैं बार बार कहूंगा आपसे ताकि याद रहे। बच्चे कफ के प्रभाव में हैं और कफ का प्रभाव क्षेत्र जो है ना वो जान लीजिए, हृदय से ऊपर और मस्तिष्क का अंतिम बिंदु, ये कफ का क्षेत्र है। हृदय से ऊपर, यहां से ऊपर पूरा ये कफ का क्षेत्र है। हृदय से नीचे नाभि तक ये पित्त का क्षेत्र है और नाभि से नीचे पूरा ये वात का क्षेत्र है। तो बच्चे कफ के असर में हैं, तो ध्यान रखिए कि उनको जितने रोग होंगे वो यहां से ऊपर वाले ही होंगे बचपन के। नाक बहेगी, सर्दी होगी, जुकाम होगा, खांसी आएगी, ये सब इसी एरिया के रोग हैं। तो भागवत जी कहते हैं कि बच्चों को कफ के असर से बाहर लाते रहें, बिगड़े नहीं उनका कफ। तो इसके लिए बच्चों की मालिश, उन्होंने एक शब्द, बहुत सुंदर शब्द दिया, अभ्यंग मालिश। मालिश बहुत जरूरी है, बच्चों की मालिश बहुत ही जरूरी है। तेल मालिश, बच्चों की तेल मालिश बहुत जरूरी है। वैसे तो सब माताएं करती ही हैं, अनजाने में वो एक बड़ा काम कर रही। कफ को कम करने की जो दूसरी चीज बताई है भागवत ने, एक तो मैंने बताया नींद, जो कफ की विकृति को कंट्रोल में लाती है। दूसरी चीज जो कफ को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है, वो है मालिश, घिसाई, रगड़ाई, ये कफ को कंट्रोल करती है। नींद के बाद हो गई मालिश। तो बच्चों की मालिश अत्यंत जरूरी है। तो सुबह जब वो सोकर उठते हैं, शौच आदि से निवृत्त होकर आते हैं, तो उनकी मालिश होनी ही चाहिए। अब भागवत जी ने कहा है कि जो कफ के असर में है वो व्यायाम ना करे, वो प्राणायाम ना करे, योग आसन भी ना करे। ध्यान रखिए इस बात को। भागवत जी कहते हैं कि कफ के असर वाले व्यक्ति को ना तो व्यायाम, ना तो आसन, ना तो प्राणायाम, उसके लिए है मालिश, रगड़ाई चाहिए उसको शरीर के। ठीक है? तो मेरी आपको विनती है कि बच्चों को व्यायाम करने के लिए प्रोत्साहित मत करिए। कई बार माता पिता टीवी का चैनल खोल के वो रामदेव जी का चल रहा है, चल तू भी कर, उसके लिए नहीं है ये। व्यायाम, योग, प्राणायाम उनके लिए सबसे उपयोगी है जो पित्त के प्रभाव में है। वात के प्रभाव वालों को बहुत मामूली, पित्त वालों को सबसे ज्यादा, कफ वालों को बिल्कुल नहीं। योग, प्राणायाम, आसन कफ वालों को बिल्कुल नहीं, वात वालों को थोड़ा, पित्त वालों को सबसे ज्यादा। ये है सूत्र भागवत जी। तो बच्चों को मत प्रेरित करिए कि तुम आसन करो, कि तुम प्राणायाम करो, कि तुम ऐसी एक्सरसाइज करो। उनके लिए तो कफ के असर में है, तो ये एक्सरसाइज जितनी कम हो उतना अच्छा। मालिश करिए उनकी, भरपूर मालिश करिए। अब तीसरी बात, तीसरा सूत्र, बच्चों की मालिश कहां करें जी? पूरे शरीर में करें, पूरे शरीर में करिए। लेकिन भागवत जी कहते हैं कि कफ का असर कहां है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा, छाती से लेके ऊपर तक। तो ये जो इतना हिस्सा है इसकी मालिश ज्यादा करिए ताकि कफ थोड़ा शांत रहे। तो सीधे से बात अब मैं समझाता हूं, बच्चों के सिर की मालिश सबसे ज्यादा करिए। सिर, ये ऊपर का हिस्सा, धीरे 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 तेल लगा के सिर की मालिश सबसे ज्यादा करिए। तो मालिश किससे करेंगे? तेल से। तेल जो है कफ नाशक है, तेल जो है ना कफ नाशक है। तो सिर की मालिश करेंगे, छोटे छोटे छिद्र हैं, तेल इससे अंदर जाएगा, कफ को सामान्य रखेगा। तो कफ के प्रभाव में बिगड़ेंगे नहीं बच्चे, माने गुस्सा नहीं करेंगे, चिड़चिड़े नहीं होंगे, निगेटिव नहीं होंगे, जिंदगी में गलत काम नहीं करेंगे। तो बच्चों के सिर की मालिश बहुत जरूरी है, सिर की मालिश। दूसरा वो कहते हैं कि कफ का जो दूसरा बड़ा स्थान है, एक तो सिर हुआ, दूसरे है कान। ये कान है ना, ये कफ के स्थान है। तो बच्चों के कान की मालिश रोज होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। कान की मालिश कैसे करें? बस तेल लगाइए, हाथ में ऐसे ऐसे घुमाइए, फिर उल्टा घुमा दीजिए, फिर ऐसे घुमा दीजिए, और थोड़ा तेल कान में डाल के रखिए उनको, क्योंकि कफ का स्थान है कान। तेल डालते ही कफ शांत होगा। तो हमारी पुराने जमाने की जो माताएं हैं वो रोज बच्चों को कान में तेल डालती थी, वो अनजाने में बहुत बड़ा वैज्ञानिक काम करती थी।
देखा ना पुराने जमाने की माताओं को। आज के जमाने की माताएं तो कहती चिपचिपा है तेल, तेल चिपचिपा है तभी तेल है, नहीं तो उसमें कुछ है ही नहीं। तो पुराने जमाने की माताएं बच्चों को बराबर कान में तेल डाल के रखती थी, तो बच्चों के कान में नियमित रूप से तेल डालिए। फिर आप बोलेंगे जी कौन सा तेल? तो इसमें भागवत जी सूत्र दे रहे हैं कि आप जहां रह रहे हैं उसके हिसाब का तेल। आप चेन्नई में रह रहे हैं, चेन्नई भारत के गर्म इलाकों में है, गर्म इलाकों में ठंडा तेल अच्छा, तो सबसे ठंडा तेल नारियल का तेल है। तो चेन्नई में रहने वालों को नारियल के तेल की मालिश, नारियल का तेल ही खाना। अब आप बिहार में जाएंगे और मैं वहां कर आकर आपको कहूंगा तो कहूंगा जी आप नारियल का तेल बिल्कुल मत खाओ, मालिश भी मत करो। मैं कहूंगा सरसों का तेल खाओ, उसी से मालिश करो। और जो आप और उधर चले गए हरियाणा पंजाब की तरफ, तो मैं ही आकर आपसे कहूंगा जी आप ये छोड़ो, आप तो जैतून का तेल इस्तेमाल करो या तिल का तेल इस्तेमाल, एरिया के हिसाब से। तो मैं आपके हिसाब से बात कर रहा हूं कि आप नारियल के तेल की मालिश भी कर सकते हैं, उसको भोजन में भी उपयोग कर सकते हैं। बच्चों की नियमित मालिश सिर की कान की होती रहनी चाहिए। और तीसरी चीज आंखें। आंखें जो है ना कफ का ही केंद्र है। सबसे बड़ा कफ का केंद्र सिर, दूसरे नंबर पे कान, तीसरी आंख। आंख कफ का केंद्र है और आंख के ज्यादा रोग 99% रोग कफ के रोग हैं। जैसे मैंने आपको बोला ना, आंख में आप बोलते हैं कि हमको कैटरेक्ट हो गया, ये कफ का रोग है। मोतियाबिंद हो गया, कफ का रोग है। ग्लूकोमा हो गया, कफ का रोग है। आंखें लाल हो रही हैं, कफ के प्रभाव। तो आंखों की विशेष देखभाल बच्चों की, ताकि चश्मा ना लगे, अब चश्मा ना चढ़े। अब आंखों में क्या करें जी? कफ को कंट्रोल करने, तेल नहीं डाल सकते आंखों में, क्योंकि तेल और आंखों का मेल नहीं है। आंखों में हमेशा एक फ्लूइड रहता है, तेल में डालें माने तेल उस फ्लूइड में गया तो गड़बड़ करता है। तो आंखों के लिए घी ठीक है, देशी गाय का घी। तो बच्चों को नियमित रूप से देशी गाय का घी आंखों में लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। देशी गाय का घी ये कफ को शांत करता है। लेकिन आप देशी गाय के घी को उपलब्ध नहीं कर पाते किसी कारण से, तो फिर भागवत जी कह रहे हैं कि कफ को शमन करने वाली एक और चीज है, वो है काजल। काजल माने कार्बन। कार्बन कफ को शांत करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। तो बच्चों को नियमित रूप से आंखों में काजल होना ही चाहिए। भागवत जी ने बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल किया है, सौवीर अंजन, उसको कहें काजल, सौवीर अंजन, बहुत सुंदर शब्द है। और भागवत जी इतने दयालु और कृपालु हैं कि उसकी पूरी विधि भी लिख के गए कि बच्चों के लिए जो सौवीर अंजन बनाना है वो कैसे बनेगा। उसमें इस्तेमाल होता है गाय का दूध और दारू हल्दी। दारू हल्दी देखा? जारू हल्दी, एक हल्दी और एक दारू हल्दी। तो दारू हल्दी, गाय का दूध, गाय का घी, ऐसी 5-7 वस्तुओं से बनता है। पूरी विधि किताब में है, मैं ज्यादा समय खराब नहीं करना चाहता। तो बच्चों को नियमित रूप से आंख में काजल, क्योंकि कफ को शांत करे, कान में तेल, सिर पर तेल की मालिश, ठीक है? ये 3 चीजें उनके लिए बहुत आवश्यक है। फिर आगे चलें तो खान पान उनका, कफ के प्रभाव में जो भी बच्चे हैं उनके खान पान में भागवत जी कहते हैं दूध सबसे आवश्यक। दूध, बिना दूध के बच्चों का जीवन नहीं, दूध तो उनके लिए सबसे आवश्यक। दूसरी कोई चीज उनके लिए आवश्यक है, वो है मक्खन। मक्खन, लोनी कहते हैं, मक्खन कहते हैं, लोनी। और फिर तीसरी चीज है घी, उसके बाद तेल, और उसके बाद जो भी आप साधारण चीजें खा रहे हैं। गुड़ बच्चों को बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कफ को संतुलित रखने में जो जो चीजें मदद कर रही हैं, घी है देशी गाय का, दूध है, दही है, मट्ठा है, मक्खन है, गुड़ है, ये सब कफ को संतुलित रखने वाली चीजें। तो ये बच्चों के भोजन में नियमित। अब गुड़ जो है ना कई फॉर्म में खा सकते हैं बच्चे। सीधे गुड़ खा सकते हैं, गुड़ की पट्टी खा सकते हैं, चिक्की जिसको आप कहते हैं, तिल में हो तो बहुत अच्छा, मूंगफली में है तो भी चलेगा, नहीं तो चने में खा सकते हैं। तो बच्चों के डेली डाइट में ये चीजें रहनी चाहिए, गुड़ रहना चाहिए, तिल रहना चाहिए, मूंगफली रहनी चाहिए। ये सब चीजें जिनको आप महसूस करते हैं ना भारी हैं, ये कफ को संतुलित रखने में मदद करते हैं। तो भारी चीजें बच्चों को नियमित रूप से दीजिए। एक ही चीज का निषेध है, एक ही चीज का निषेध बताया भागवत जी ने, पतला आटा। अब पतला आटा उन्होंने कहा है, पतला आटा माने बारीक आटा। इसको मैं थोड़ा आज के हिसाब से कहूं, क्योंकि आज वो चीज है भागवत के जमाने में नहीं थी। मैदा,
मैदा ही निषिद्ध है बच्चों को, बस मैदे की चीज नहीं।